नमस्कार, डीजीआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज हम बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस के बारे में। पहले लोग कैंसर को लाइलाज बीमारी मानते थे, लेकिन इस अत्याधुनिक दौर में हर बीमारी का इलाज सफल बनाने में हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट और विशेषज्ञ लगातार प्रयासरत हैं। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने इसकी शुरुआत की थी और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देना और इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों पर थोड़ा अंकुश लगाना है। इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ डॉक्टर रमेश आर्य, कैंसर विशेषज्ञ, जो कि हमसे इस पूरे विषय पर बात करेंगे। प्रवीण जी और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी प्रवीण जी कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पहले इसे माना जाता था, लेकिन अब अगर समय पर यह पता चल जाए तो अब इसे बहुत घातक बीमारी नहीं माना जा सकता। क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल। देखिए दीप्ति, देश में जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 12 लाख से अधिक कैंसर के मरीज सामने आते हैं और अगर विश्व के आंकड़ों पर बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख के करीब जो है वो प्रति वर्ष कैंसर के मरीज सामने आते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि पहले ये ज़रूर लाइलाज बीमारी थी, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चलते अब ये जो है वो लाइलाज बीमारी नहीं रही है। इनमें से कई मरीज जो हैं वो, अगर हम आंकड़ों पर बात करेंगे, हमारे डॉक्टर रमेश आर्य सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, तो आंकड़ों में प्रतिशत जो है वो बड़ा है ठीक होने वाले मरीजों का। सर, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। क्या इसके पीछे उद्देश्य, क्यों इसको मनाने की आवश्यकता पड़ी? क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस का जो आयोजन किया जाता है वह मरीज और परिजन और सामान्य व्यक्ति को एक जागरूकता के रूप में विश्व कैंसर दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 4 फरवरी को किया जाता है। इस जागरूकता इस दौरान विभिन्न अस्पतालों से जो कैंसर विशेषज्ञ हैं और जो कैंसर सर्जन हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये अपने अपने स्तर पर कुछ रैलियाँ या जागरूकता के कई आयोजन करते हैं। सर, अगर हम बात करें पहले का सिनेरियो, आज से 15 साल पहले की बात करें और अब बात करें, कितना अंतर आ गया। ये पहले लाइलाज बीमारी कही जाती थी। कई लोग तो इसे छूत की बीमारी भी मानते थे कि छूने से ही कैंसर हो जाता है। कैंसर के अस्पतालों में मरीज को परिजन बाहर से छोड़कर चले जाया करते थे। अब क्या सिनेरियो है? अब क्या है कि पहले से काफ़ी कुछ इलाज की नई अत्याधुनिक विधियों के द्वारा कैंसर के मरीज अब ठीक होने लगे हैं। अगर किसी भी कैंसर के मरीज का प्रारंभिक अवस्था में के लक्षण देखते हुए उसकी जांच कर ली जाए और उसका समय पर अगर इलाज किया जाए तो आज कैंसर के मरीज ठीक होने लगे हैं और पहले से सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है। इस प्रारंभिक अवस्था को जांच करने की जो बायोप्सी रिपोर्ट्स हैं उसमें भी कुछ साइटोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री व अन्य हिस्टोपैथो इंटरनल जो अपन देख सकते हैं, जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं और उस आधार पर कौन सी दवाइयाँ, कौन सा कीमोथेरेपी इसमें टारगेटेड करके अगर दिया जाता है तो उसमें अब मरीज पहले से उनका सर्वाइवल बढ़ गया है, मरीज ठीक होने लगे हैं। यह है कि मरीज को कैंसर अस्पताल में कैंसर विशेषज्ञ की सेवाएं समय पे लेना ही चाहिए, ना कि किसी झाड़ फूक या अन्य जो विधियां हैं उससे ना लेते हुए किसी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल की ही सेवाएं लेना चाहिए। सर, हम बात करें, देख रहे हैं लक्षणों में किस प्रकार के लक्षण देखें तो ये समझ में आता है कि हाँ, ये कैंसर का मरीज है। कोई भी, जैसे मुख्य कैंसर की जो आमतौर पर हिंदुस्तान में देखने में आता है, मुख्य कैंसर करीब 30 से 35% पेशेंट जो है मुख्य कैंसर के होते हैं, हेड नेक कैंसर। तो उनमें सबसे पहले जो नॉन हीलिंग अल्सर है कि टंग के ऊपर कोई छाला नहीं भर रहा है, गाल के ऊपर कोई छाला लंबे समय तक नहीं भर रहा है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। किसी मरीज को, किसी भी व्यक्ति को खाना खाने में दिक्कत आ रही है कि खाना रुक रहा है, फंस रहा है, तो गले का, आहार नली का कैंसर हो सकता है। अगर
स्तन में किसी प्रकार की गठान पता लग रही है तो वो स्तन कैंसर, महिलाओं में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो स्तन कैंसर है। इसी तरह माहवारी ख़त्म होने के बाद भी अगर किसी को अनियमित माहवारी आ रही है तो ये सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह पेट में कोई गठान है तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को अचानक बहुत कमज़ोरी आने लगी है, किसी भी व्यक्ति को अचानक वज़न कम हो रहा है तो ये ल्यूकीमिया या पूरे शरीर में छोटी छोटी गठानें दिख रही हैं तो इस तरह की गठानें लिम्फोमा की गठानें हो सकती हैं। सर हमारे साथ डॉक्टर प्रीति भी मौजूद है। डॉक्टर प्रीति, आप लगातार यहाँ पर उपचार में रहती हैं, क्या बदलाव मरीजों की मानसिकता में आप देख रहे हैं इन पिछले कुछ वर्षों में? जैसे कि बताया है, आज अपन ये जागरूकता के लिए मनाते हैं, तो ये जागरूकता का असर हम लोग देख रहे हैं। मैंने यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस समय पे हमारे पास 70 से 80% मरीज एडवांस स्टेजेस में आते थे। एडवांस स्टेज में अगर मरीज आ रहा है तो मोर और लेस हमारे पास होता है कि पैलेटिव केयर हम कर पाएंगे, कि जितनी उनको तकलीफ है उसको कम करने का प्रयास। पर अभी हमारे पास कम से कम 40 to 50% पेशेंट स्टेज 1 और 2 में आने लगे हैं। तो ये उस जागरूकता का ही परिणाम है कि जो लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, कैंप्स हैं, एजुकेशनल ये जगह जगह पे जाके पेशेंट्स को बताते रहते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी जागरूकता उनमें आ गई है। दूसरी चीज़ें ये है कि फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। मतलब पहले जो हमारे पास सिस्टम में कमी थी तो जांचों के लिए MRI, पेट CT, ट्यूमर मार्कर्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से कैंसर का जो डायग्नोसिस है हम जल्दी ही सटीक तौर पे कर पाते हैं, तो इलाज भी उसके हिसाब से चालू कर पाते हैं। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मरीजों की मानसिकता में कितना अंतर आया कि पहले डर लगता था उन्हें कि अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हाँ। अब कितना उनको मेडिकल साइंस के प्रति विश्वास बढ़ा? हाँ, इसमें अगर हम प्रतिशत में बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस और एजुकेशन से इतना फ़र्क पड़ा है कि उन्हें समझाने के बाद या काउंसलिंग के बाद ये एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन आज भी स्थिति वही है कि अगर कैंसर का डायग्नोसिस आया है और बीमारी स्टेज 1 भी है तो जो आता है, पेशेंट आता है या उसके अटेंडेंट्स आते हैं, तो डे 1 पे तो वो सारे के सारे बहुत ही डरे हुए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बिकॉज ये ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग रहता है, तो उनमें वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ नहीं, ये हमारा लाइलाज नहीं है और इलाज किया जा सकता है। और पेशेंट्स में मैंने देखा है ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे एक ग्रुप है संगिनी, अगर आपने सुना हो, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स का, तो उसमें जब पेशेंट जो सर्वाइव किए हैं वो लोग जब काउंसलिंग करते हैं, वो लोग जब दूसरों को बताते हैं, उनकी बातों का काफ़ी असर होता है। तो जैसे वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ों का असर काफ़ी अच्छा होता है। सर, हम देखते हैं लगातार संख्या बड़ी दिख रही है, 12 लाख प्रति वर्ष आ रहे हैं। विश्व के आंकड़ों पर भी नज़र डालें तो वहाँ पर भी, पर आप इससे क्या मानते कि आप पहले से बढ़ गया है कैंसर या जनसंख्या के मान से ठीक है? क्या है कि औसत अगर अपन जनसंख्या के ऊपर निकालें हैं तो वो औसत का प्रतिशत करीब करीब बराबर है। जो आज 15 साल पहले था वही आज है, क्योंकि 30 से 35% हेड नेक कैंसर पहले भी होता था। आज पॉपुलेशन बेस्ड निकालते हैं अगर अपन औसत, तो आज भी 30 से 35% ही हेड नेक कैंसर आ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में कैंसर के मरीज भी बढ़े हैं। बीमारी के बारे में बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। अगर हम कैंसर को लेकर करें तो पहले से चला आ रहा है कि धूम्रपान है, तंबाकू है, ये है, साथ कैंसर के और भी नए कारक बनते जा रहे हैं। तो ईसोफेगस के लिए, बच्चेदानी के कैंसर के लिए, ओरल कैविटी कैंसर में एक एडिशनल फैक्टर प्रदूषण का भी, और पर्यावरण जो के बदलाव आ रहे हैं वो। तीसरा क्या है कि जो भी खेती हो रही है उसमें कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कैंसर को, लीवर कैंसर है और भी जो पेट के कैंसर है उसमें इसका कॉजेटिव फैक्टर्स के रूप में पता लग रहा है। सर, अगर ऐसी है, हम सब्जियों में पेस्टिसाइड है, पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कारक बनती है कैंसर का, तो इससे निदान के लिए या इससे बचाव के लिए हम क्या, क्योंकि सब्जी हम खाना छोड़ नहीं सकते, पैकेट फूड को ज़रूर अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इसके क्या ऐसे निदान के वो?
जो आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन को वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वापस से लौट के आ रही है और धीरे धीरे इसका प्रतिशत ऑर्गेनिक फार्मिंग का आसपास बढ़ता ही जा रहा है। पहले बहुत कम रकबा होता था, लेकिन आज क्या है कि लोग उन्नत खेती की तरफ ना जाते हुए ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं और लोग उसको ले भी रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि उत्पादन कम होता है, लेकिन जिनको पता है कि ऑर्गेनिक खेती करने के बाद, ऑर्गेनिक पदार्थ खाने के बाद इस तरह के अपन सेफ हो सकते हैं कैंसर और अन्य बीमारियों से, तो वो ले रहे हैं। सर कई डॉक्टर्स कहते हैं नियमित व्यायाम करिए, अच्छी नींद लीजिए, ये क्या कैंसर रोकने में महत्वपूर्ण रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि आप नियमित अगर व्यायाम कर रहे हैं तो उससे शरीर की मेटाबॉलिज्म, शरीर के हार्मोन्स और जो इंटरनल फीलिंग है वो एक अच्छी वेलबींग को करती है, जिससे कि शरीर में एक अच्छा मेटाबॉलिज्म तैयार रहता है, तो उससे कैंसर और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर प्रीति, अगर हम बात करें, आप लगातार पेशेंट्स के बीच में रहती हैं, जो खान पान में बदलाव, नियमित व्यायाम, उसका मेडिसिन के साथ साथ कितना हेल्पफुल रहते हैं ये सर? खान पान और व्यायाम से एक चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपको फील हो रहा है कि आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ हो। तो दूसरी चीज़ जो सर ने कहा कि जैसे हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, तो कुछ हद तक वो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो किसी भी चीज़ में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। तो अगर छोटी मोटी चीज़ें तो वो आपकी बॉडी खुद ही फाइट करके निकाल देगी। हमारे लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट पे होता है, तब भी अगर वो नियमित व्यायाम, जैसे कम से कम प्राणायाम, वॉक, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो जो ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो वीकनेस है, जो लेथार्जी है, वो पेशेंट में खुद से कम हो जाती है। तो कई पेशेंट होते हैं जो कि कीमोथेरेपी लगवाने आए या रेडिएशन के लिए आ रहे हैं और दे आर स्टिल वर्किंग, वो अपने काम पे भी जा रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है। मतलब अगर मेंटली स्ट्रांग है पेशेंट, हाँ, तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, रिकवरी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ये हमने कई पेशेंट्स में देखा है। एट द सेम टाइम सेम स्टेज के पेशेंट्स को जब ट्रीट किया है, जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, जिनकी ये थोड़ी सी व्यायाम या इसकी आदत है, हेल्दी फूड जो लेते आ रहे हैं, उनमें डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो उनका टॉलरेंस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो उनमें रिजल्ट्स हमें बेटर मिलते हैं। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे साथ कई ग्रुप्स जुड़ते हैं, तो जो सर्वाइवर हैं, हाँ, जो पहले से इस बीमारी को झेल चुके हैं, हाँ, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे सोसाइटी के बीच जो कैंसर के नए पेशेंट हैं उनके लिए? कैंसर का जब नया पेशेंट जो भी मेरे पास आया है, उसके लिए दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। गूगल आंसर की बजाय सवाल ज़्यादा दे देता है और कई बार शायद गुमराह भी कर देता है। तो जो सर्वाइवर्स होते हैं, अगर वो बताते हैं कि हम इसी चीज़ से गुजरे हैं और हमने इसको इस तरह से फाइट किया है, तो एक तो उनकी बातों का असर काफ़ी अच्छा होता है और पेशेंट के सामने ये रहता है कि अरे ये इसी से ठीक होकर गुजरा है, मतलब मैं भी इस स्थिति में आ सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक संगिनी ग्रुप का नाम लिया है। जैसे वो साल में ना एक बार प्रोग्राम्स भी ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, जिसमें सारे सर्वाइवर्स होते हैं और वो जितने नए पेशेंट्स आते हैं वो चाहते हैं कि वो लोग उनसे जुड़ते जाएँ और वो करते हैं। तो इससे उनकी मॉरलिटी काफ़ी बूस्ट होती है और ओवर द लॉन्ग टाइम, जैसे ये ट्रीटमेंट कुछ दिन, साल 6 महीने में तो ख़त्म होता नहीं है, फॉलोअप तो रेगुलर चलता रहता है, तो पेशेंट को वो सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कीमोथेरेपी जो है, वो कीमोथेरेपी के कारण कई और ऐसी परेशानियां मरीज को होने लगती है, जिसके कारण उसके मन में कीमोथेरेपी को लेकर बड़ा सा डर है। अब क्या एडवांस हो गई है कीमोथेरेपी, जिससे जो शरीर को होने वाले अन्य साइड इफ़ेक्ट, जैसे हम देखते हैं कीमोथेरेपी के बाद किसी के बाल उड़ जाते हैं, इवन भौहें जो हैं वो तक उड़ जाती हैं, क्या अब उनमें कहीं कुछ और ऐसे नए ट्रीटमेंट आ गए या कीमोथेरेपी की नई तकनीक जिससे उनको थोड़ा सा उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो? क्या है कि कीमोथेरेपी के बाद कुछ सामान्य तकलीफ़ों का आना आता है, लेकिन उन तकलीफ़ों के साथ में मरीज़ को भागना नहीं चाहिए। कि उल्टी हो रही है तो 1 दिन 2 दिन तो उल्टी बंद करने के लिए बहुत अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, उसके साथ में और कुछ प्री मेडिकेशन के साथ में कीमोथेरेपी दिया जाता है। ब्लड एकदम से कम हो जाता है तो ब्लड बढ़ाने की जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ में कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट पहले से बहुत कम हो गए हैं। और रही बात कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के प्रति मरीजों में एक डर, तो उसके लिए हमारे अस्पताल में हमने एक डाटाबेस बना रखा है जो
मरीज को एक विश्वास दिलाने के लिए जो पुराने मरीज जो लॉन्ग टर्म से सरवाइव कर रहे हैं और उसी एज ग्रुप का पेशेंट है, तो उससे अपन क्या है उसके फ़ोन नंबर पे बात करा देते हैं कि आपको कीमोथेरेपी से क्या साइड इफ़ेक्ट आया था, रेडिएशन से क्या साइड इफ़ेक्ट आया था, आपकी क्या सर्जरी हुई थी, आपको कितने साल से बीमारी से आप ठीक हैं। तो फिर मरीज़ को एक इंटरनल फीलिंग आने लगती है कि अगर ये मरीज़ ठीक हुआ है तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। सर पहले के जिस तरीके से आपने कहा कि प्रतिशत के मान से मरीज उतने ही हैं, लेकिन हम ट्रीटमेंट के प्रतिशत पर बात करें तो पहले से और अभी में ट्रीटमेंट में कितना आप प्रतिशत के जो मरीजों का ठीक होने का प्रतिशत है वो कैसा है? क्या है कि इस बीमारी में काफ़ी लंबे समय के लिए किसी भी अस्पताल में मरीज़ को रुकना रहता है, तो उस हिसाब से जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं बढ़ी हैं। तो इन फैसिलिटीज़ को छोटे शहरों में भी उपलब्ध करना चाहिए, तो जिससे कि मरीज़ का इलाज छोटे शहर में ही हो जाएगा, तो वो मेट्रो सिटी की ओर रुख नहीं करेगा। तो उस पेशेंट का जो आर्थिक आने जाने का है, रुकने का है, और फिर दूसरा जो मानसिक तनाव वो कम हो जाएगा। और आज क्या है कि हर अच्छा डॉक्टर केवल मेट्रो में ही सेटल होना चाहता है, वो गांव या छोटे शहर में जाके अपनी सेवाएं नहीं देना चाहता है। जबकि आज अगर वो छोटे शहर में जाता है तो उसको वहाँ एक अच्छी बहुत जल्दी पहचान भी मिल जाएगी और उसकी जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। तो दीप्ति, जिस तरीके से देखा आपने, हमारे दोनों कैंसर विशेषज्ञों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो केमिकल युक्त ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसके साथ नियमित व्यायाम और अच्छी नींद। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि हर साल विश्व कैंसर दिवस पर एक थीम आयोजित की जाती है और इस बार थीम है क्लोज द केयर गैप। इस थीम से क्या आशय है और क्या संदेश देना चाहते हैं इस थीम के जरिए इस बार कैंसर दिवस पर जनता को? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दीप्ति पूछना चाहती, हर बार थीम दी जाती है कैंसर को लेकर, इस बार क्लोज द केयर गैप, तो ये क्या, इसके पीछे क्या इसके पीछे ये है कि आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कैंसर इलाज को लेके असमानताएं हैं कि आज मेरे पास लिनाक नहीं है, जबकि वो एक अच्छी मॉडलिटी, रेडिएशन की अच्छी मॉडलिटी हो गई जिसमें अपन पिन पॉइंट रेडिएशन दे सकते हैं। तो इस तरह की असमानताएं इलाज को लेके, अर्ली डायग्नोसिस को लेके, जैसे अपन ने बात की फ्लो साइटोमेट्री, तो वो आज हमारे इंदौर में 2 या 3 जगह ही है। तो ये गैप हैं। केयर गैप को ख़त्म करना है, वो ख़त्म होगा तो हम इस पर जल्दी काबू पा। ये क्या है कि शासकीय स्तर पर हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, दानदाता हैं, उनको क्या है कि कहीं ना कहीं आगे आके इस गैप को फुलफिल करना। जी प्रमित जी, और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि कैंसर के इलाज में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी थेरेपी यूज़ की जाती है, समय बहुत महत्वपूर्ण है इस बीमारी में। समय पर अगर पता चल जाए तो इस बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है, लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या एक गरीब इंसान के लिए भी कैंसर का इलाज अफोर्ड करना आसान है? कैंसर एक इलाज बीमारी के रूप में माना जा रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन समय के साथ साथ इसके निदान भी बहुत अच्छे आते गए, लेकिन उसके साथ साथ चिकित्सा जो है वो महंगी भी होती जा रही। तो एक गरीब वर्ग का इंसान जो है वो क्या कैंसर से लड़ने के लिए उतनी सक्षम है? मेडिकल क्षेत्र के हिसाब से बात क्या है कि आज भी शासकीय स्तर पर पूरी अच्छी मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल का संचालन शासकीय स्तर पर ही होना चाहिए, जिससे कि गरीब मरीजों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार ना पड़े। तो सरकार को इस बारे में सोचना ही चाहिए। और अब समय आ गया है कि मरीज इतना पैसा प्राइवेट अस्पतालों में खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि कैंसर का बाहर इलाज काफ़ी महंगा है। और आज सरकारी सुविधाएं, कैंसर स्पेशली कैंसर को लेकर सरकारी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाई जाना चाहिए। जी
दीप्ति, जिस तरीके से हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया उसमें ये निश्चित तौर पर है कि कैंसर को रोकना है तो हमें खुद को भी कई ऐसे प्रयास करने होंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर रमेश आर्य ने कहा कि दानदाताओं, समाज सेवियों को भी आगे आना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी है जिससे लड़ने के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी हम इस गंभीर बीमारी से लड़ सकेंगे। इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और डॉक्टर साहब का भी। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जिन्होंने इस पूरे विषय पर हमसे बात की। हम आपको बता दें कि आज 4 फरवरी है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1933 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन पहले लोग ऐसा मानते थे कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन अत्याधुनिक दौर में अब इसका इलाज संभव है, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय पर इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। लेकिन फिर भी आज भी लोग बाग जब भी कैंसर के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा डरते हैं। हर साल इस दिवस पर एक थीम भी आयोजित की जाती है। इस बार की जो थीम रखी गई है, क्लोज द केयर गैप, इस थीम को नाम दिया गया है। इसमें जो भी इस बीमारी में केयर की जो गैप है वो दूर करने की कोशिश की जाती है। जितना हो सके संभव लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, उनको प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं कि वो इस बीमारी से कैसे दूर रहें, सावधानी कैसे बरतें, अच्छी जीवन शैली और व्यायाम को अपने जीवन में अपनाएं। इस बीमारी से वह आसानी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जनता में जागरूकता लाना, इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराना और जो पूरी दुनिया में इस बीमारी से मरीजों की मौत हो रही है उनके आंकड़ों को कम करना। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजे आनंद न्यूज़ के साथ।